अनेकों आरोप लगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आरोप थे उसमें एक आरोप था बलात्कार का, दूसरा आरोप मेरे ऊपर लगा था दवाओं में नशा मिलाने का, तीसरा आरोप यह था कि मेरे पास डिग्री नहीं है और मैं चिकित्सा करता हूँ, चौथा आरोप था कि मैंने वित्तीय गड़बड़ियां की है, कुछ लोगों ने बोला था कि भाई बहुत पैसे में गड़बड़ की है, और बंदी बनाने का आरोप था। इसके अलावा जिसने बलात्कार का आरोप डाला उसी ने कहा था कि भाई जहर दिया गया है, मुझे मारने का प्रयास किया गया है। ये सारे के सारे जहां तक हम बात करें आरोप की, आपके ऊपर आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाया, आप बिल्कुल बरी आ गए हैं जी, जिस कार्य नहीं करते उन दोषियों को सजा दिलाना, ये मेरा दूसरा दायित्व है। तीसरा दायित्व, यहाँ आपकी कोई कोई जगह नहीं है, एक पंचायती जमीन में रह करके ना आप ये गुरुकुल चला रहे हैं, क्या ये बात सही है? दौरान आपके ऊपर बहुत सारी वीडियो जैसे कह रहे हैं यहाँ पे बनी थी, उस दौरान एक आपका जो 100 शादियां करने का जो आपका खुद का वीडियो वायरल भी हुआ था, उस के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि वो एडिटिंग था या रियल था, क्या था? प्रकृति की रक्षा भी कर रहे हैं, गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी आप अपने गांव में कोई विशेष स्थान नहीं बना पा रहे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? प्यार करता है, प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, प्रत्येक राष्ट्रभक्त व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, प्रत्येक धर्म के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, प्रत्येक सत्य बोलने वाला व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। जब मैं किसी बड़े व्यक्ति को फंसाने का प्रयास, जैसे मैं अगर कहूं तो जिन हॉस्पिटलों ने ये षड्यंत्र रचा, पहले उन्होंने मेरे को पार्टनरशिप का ऑफर दिया था। कि जीवन में इस जेल के दौरान ये पता चला कि जेल से ज्यादा दुखी आदमी कहीं नहीं होता। मैं एक एक मिनट तड़पता था, मतलब 16-16 घंटे रोया हूं मैं 1 घंटे मुश्किल से सो पाता था, नहीं तो रोता रहता था, लिखता रहता था, पढ़ता रहता था वहां। तो आपके विषय में लोगों में चर्चा रहती है कि आचार्य जी करोड़ों की संपत्ति दबाए बैठे हैं, क्या वास्तव में आपके पास करोड़ों की संपत्ति है या फिर लोगों की सोच कुछ इस तरह की बनी हुई है? बाबा जयराम दास जी के महाराज का कंस्ट्रक्शन का जो काम चला हुआ है, लगभग 5 करोड़ की लागत से मंदिर बनने वाला है, और उसके मंदिर के अंदर किसी प्रकार की दान नहीं देते हो लोग? होगा, पूरा प्रयास है आने वाले 1-2 वर्ष में माँ गंगा के किनारे बाबा जयराम दास जी के नाम से एक घाट का निर्माण होगा। उस प्रयास में मैं लगाऊं, जो कि हमारे गांव ही नहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे अपने साथी कैमरामैन दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ गांव पाली के गुरुकुल में, जहां पर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि काफी चर्चा में रहा था ये गुरुकुल। और इस गुरुकुल के अंदर जो मुख्य आचार्य जी थे कमलकांत जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ये किस वजह से हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी और उनके साथ क्या क्या हुआ, और जो जो उनके ऊपर जो बलात्कार का जो केस था वो बिल्कुल सही था या गलत था। सही था तो किस तरह सही था, गलत था तो किस तरह था, उन सभी बातों की हम पूरी जानकारी आचार्य जी से लेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को जय बाबा जयराम दास और सभी दर्शकों को वंदे मातरम, राम राम। और आपका जो प्रश्न है कि ये जो पूरा प्रकरण था क्या ये सही था गलत था, देखिए मेरे दृष्टिकोण से तो भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा काला दिन था, क्योंकि भारत के इतिहास में गुलामी के दौर से लेके और आज तक कभी ऐसा घटित नहीं हुआ, जिस समय इस राष्ट्र में मुगलों का शासन था या अंग्रेजों का भी शासन था, कि किसी शिक्षा के मंदिर को या सनातन परंपरा के गुरुकुल को जो आर्ष पत्ती से चलता उसे जबरन बंद करवाया गया। तो मेरे लिए तो बहुत बुरी घटना थी। खैर, जो मूल प्रश्न आपका था कि आपके ऊपर आरोप, मेरे ऊपर अनेकों आरोप लगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आरोप थे उसमें एक आरोप था बलात्कार का, दूसरा आरोप मेरे ऊपर लगा था दवाओं में नशा मिलाने का, तीसरा आरोप यह था कि मेरे पास डिग्री नहीं है और मैं चिकित्सा करता हूँ, चौथा आरोप था कि मैंने वित्तीय गड़बड़ियां की है, कुछ लोगों ने बोला था कि भाई बहुत पैसे में गड़बड़ की है, और बंदी बनाने का आरोप था। इसके अलावा जिसने बलात्कार का आरोप डाला उसी ने कहा था कि भाई जहर दिया गया है, मुझे मारने का प्रयास किया गया है। ये सारे के सारे आरोप मेरे ऊपर लगे थे। क्रमवार मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये एक प्रायोजित तरीके का षड्यंत्र था। इस राष्ट्र में जहां क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है, हॉकी की प्रतियोगिता होती है, कबड्डी कुश्ती की प्रतियोगिता, अन्य खेलों की प्रतियोगिता भी होती है, और अच्छा पहल है, होनी चाहिए हम कहते हैं। लेकिन हमने जब चिंतन किया कि जो विषय जीवन से जुड़ा है, आखिर उसकी प्रतियोगिता क्यों नहीं, जिससे कि एक रोगी को इस बात का पता चले कि वास्तव में कहां पे कितने परिणाम है। देखिए, चिकित्सा एक ऐसा विषय है कि आप व्यक्ति की सांसें नहीं बढ़ा सकते, केवल प्रयास कर सकते हो।
लेकिन अगर एक रोगी को ये पता चल जाए कि ये लीवर कैंसर के रोगी के सबसे अच्छे परिणाम हरिद्वार में है, उत्तराखंड में है, जहां भी जो चिकित्सा करता है, तो आसान होता है। तो हमने सबसे पहले इस राष्ट्र में चिकित्सा की प्रतियोगिता शुरू करी, कैंसर की चिकित्सा की प्रतियोगिता करी, और उन प्रतियोगिताओं से जो निकल के आया वो इस पूरे राष्ट्र ही नहीं, समूचे विश्व के लिए चिंतन का विषय है कि जो लोग सालों से 20-20 साल से दवाइयां दे रहे हैं, 5-5 लाख लोगों को दवा दे चुके हैं, उनके पास 30-40 रोगी भी नहीं है ठीक हुए हुए। तो अब इस प्रतियोगिता के कारण अधिकतर मेडिकल माफिया, मैं ये कहूं कि उनकी हमारी शत्रुता हुई। इस राष्ट्र में 3 प्रतियोगिताएं हुई। जो अंतिम प्रतियोगिता थी वो 30 नवंबर को मां गंगा के किनारे हरिद्वार हुई, अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के पुण्यतिथि पर। चौथी प्रतियोगिता मां नर्मदा के किनारे प्रायोजित थी। उससे ठीक पहले हमारे ऊपर जो है आरोप लगाए और हम जेल चले गए। जेल जाने के 2 मुख्य कारण थे। मुख्य कारण यह था कि मेडिकल माफियाओं को इस गुरुकुल को बंद करना था। दूसरा, एक लूट बहुत बड़ी की गई हमारे जेल जाने के बाद। हमारा जो गुरुकुल का नंबर है 93,569,450, जिससे मुख्य रूप से रोगियों से संवाद होता था। जैसे ही हम जेल गए, कुछ हमारे लोग भी मिले हुए थे। विभीषण तो हर जगह होते ही हैं, और ऐसे कुछ मीर जाफर थे जिन्होंने ओटीपी दिया, और ओटीपी देने के बाद आपको पता है, मैं अब इन फोन कंपनियों के ऊपर भी केस कर रहा हूं कि आपकी भी सिम अगर मेरे पास 10 मिनट के लिए फोन आ जाए तो मैं केवल जाके किसी भी उस पे सेंटर पे और बोलूंगा कि मुझे पोर्ट करवाना है, और एक ओटीपी मैं शेयर करूंगा और आपकी सिम मेरे नाम हो जाएगी। तो इसी तरीके से वो जो हमारे गुरुकुल के कार्यकर्ता जयप्रकाश की सिम थी, वो किसी सद्दाम हुसैन के नाम वो सिम हुई। और उसके बाद इस समाज में मैसेज फैल गया था, गुरुकुल बंद हो गया है और आचार्य जी जेल में, पता नहीं कब आएंगे। और रोगी बेचारे जो तड़फ रहे थे, उनको ये संदेश दिया गया, उन्होंने व्हाट्सएप किसी और नंबर पे चलाया कि भाई हम 2 महीने की दवा भेज देंगे ऑनलाइन। हम गुरुकुल से ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो नंबर गुरुकुल का था, तो लोगों ने भरोसा किया और बहुत सारे लोगों से पैसा लूटा गया। इतना ही नहीं, हमारी शुगर की एक वीडियो एक चैनल के ऊपर चलाई जो करीब मिलियन लोगों ने देखी, और हजार रुपए करके हमारे नाम से लूटे गए। तो ये एक लूट तंत्र था, एक प्रायोजित षड्यंत्र था। इसमें जो पहला आरोप था बलात्कार का, वो आरोप कोर्ट ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। उसका कारण यह था कि 8 फरवरी को आरोपी ने कहा कि हमें नशा दिया गया गुरुकुल के अंदर, और उसके बाद हमारे साथ बलात्कार किया गया नशे की दवा देने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद। तो 8 फरवरी को हम हमारे कार्यालय में, मैं होंडा मोटरसाइकिल में कार्यरत हूँ, आप अच्छे से परिचित हैं। उस समय हम हमारी कंपनी में थे करीब 9 साढ़े 9 बजे तक, है ना। और उसके बाद, क्योंकि मेरी जो डेजिग्नेशन है टैक्सेशन मैनेजर हूं मैं वहां पे, तो उसके बाद वहां से कंपनी की गाड़ी मुझे छोड़ने गई है। आपके खेड़की दौला टोल प्लाजा की फुटेज है। उसके बाद जहां सेक्टर 105 रहता हूं, जहां पे, वहां ड्रॉप किया है गाड़ी ने, उसका क्लोजिंग मीटर है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसकी आप डिस्प्ले कर दीजिएगा। उस आधार पर कोर्ट ने माना कि कोई व्यक्ति एक साथ 2 जगह कैसे हो सकते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट थे कंपनी के अंदर। इवन हमारा जो लैपटॉप कंपनी देती है वो हमारे ही पासवर्ड और फिंगर से ओपन होता है, तो उसकी वर्किंग रिपोर्ट थी, सारी चीजें कंपनी ने दी, तो ये आरोप वहीं खारिज हो जाता है। दूसरा आरोप जहर देने का, अपने महेंद्रगढ़ में अरविंद हॉस्पिटल है, उससे आप जाके खुद बात कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई जहर नहीं दिया गया था। खुद उस महिला ने अपने आप जो है कपूर लिया और एक ड्रामा रचा, और जाके हॉस्पिटल ने उसी टाइम बोल दिया था इनको कोई समस्या नहीं है, आप डिस्चार्ज हो जाओ। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून है उनका सबसे अधिक दुरुपयोग होता है। और उसने कहा कि भाई 112 पे फोन कर दूंगी अगर मुझे यहाँ से बाहर निकाल। आचार्य जी, मैं रोकना चाहूंगा कि आपके ऊपर जो आरोप लगा ये बलात्कार का, और जिस महिला ने आरोप लगाया है, क्या ये महिला आपके संपर्क में पहले से थी या अचानक आई थी? देखिए, ये महिला यहाँ के गुरुकुल के अंदर ट्रेनिंग करके गई है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण चलता है, निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, और पूरे देश भर से करीब 80,000 लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, और करीब 4 करोड़ लोग ऑनलाइन इस गुरुकुल की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। तो ये प्रायोजित तरीके से इनको भेजा गया था, पूरा सिस्टम से प्लान बनाया गया था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि रविवार की डेट उन्होंने बलात्कार की नहीं दी, अन्यथा तो शायद जमानत भी नहीं होती।
ये तो परमात्मा और बाबा जयराम दास जी की कृपा थी। दूसरा, वो मेडिकल रिपोर्ट है हॉस्पिटल की। तीसरा, दवाओं के नशे सैंपल सारे के सारे, किसी में कोई नशा नहीं मिला। चौथा, डिग्री की बात, मेरे पास गुरुकुल में ऑलरेडी बीएमएस डॉक्टर हैं। इसके अलावा जो मैं चिकित्सा करता हूँ वो जीवन चिकित्सा पत्ती है। ये पुस्तक जीवन चिकित्सा पत्ती के माध्यम से लिखी गई है और ये चिकित्सा पत्ती पूरी दुनिया में नई है। और मैंने अपने पूर्वजों के माध्यम से और इस देश में जो आदिवासी लोग हैं, करीब 300 से अधिक वैद्यों के माध्यम से ज्ञान अध्ययन करके इस चिकित्सा पत्ती को तैयार किया। कोर्ट में हमने दिखाया 500 रोगियों का डाटा कैंसर के जो ठीक हुए। हमारे 15 रोगियों का कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो है ना उनकी गवाही भी हुई, वेरिफिकेशन हुई कि वो ठीक हुए या नहीं हुए, और उन रोगियों ने पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट भी दिखाई। तो उस आधार पे, क्योंकि इस राष्ट्र में हमारा देश संविधान से चलता है, तलवारों से नहीं चलता है हमारा देश। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी आप जनहित का कार्य करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। और ऐसे रोगियों को जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इस गुरुकुल ने ठीक किया, तो इस आधार पर ये धारा भी समाप्त हुई। और जो और आरोप थे वित्तीय गड़बड़ी, वो सारे बैलेंस शीट संस्था की जितनी भी थी वो कानूनी प्रक्रिया में हमारे जो भी पुलिस इंस्पेक्टर और जो भी एसएचओ जो भी अधिकारी थे सबको सारा डाटा दिया, सबने सो वेरीफाई, सब कुछ बिल्कुल हमारे पक्ष में था और हम केस जीते। 29 अगस्त को हम केस जीते सेशन कोर्ट में। उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है, पार्टी हाई कोर्ट जा सकती है। अति जो है गिरी से गिरी परिस्थिति, घर में कोई कैंसर हो जाए, कोई पागल हो जाए, तो 3 महीने का समय होता है, वो समय भी जा चुका है। तो यानी कि हम हाई कोर्ट में भी केस जीत चुके हैं। जी आचार्य जी, जहां तक हम बात करें आरोप की, आपके ऊपर आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाया जी आप बिल्कुल बरी आ गए हैं जी जिस औरत ने आपके ऊपर जो एक मुकदमा दर्ज करवाया था और वो साबित नहीं हुआ है, आप बिल्कुल फ्री हैं। क्या आपने उस महिला के खिलाफ जी किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई या मानहानि का केस है वो दर्ज करने का प्रयास किया है या कि नहीं किया है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखोगे तो इस प्रकरण में असली दोषी कौन है? इसमें असली दोषी वो व्यक्ति है जिसने पूरा ये षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच के उस महिला को यहाँ पर भेजा और उसके बाद रोगियों से पैसे लूटे और इस गुरुकुल को बंद करवाया। मैंने 3 चरण में कार्य प्रारंभ किया है। पहले चरण में मेरा प्रयास है कि वो जो सद्दाम हुसैन है उसकी गर्दन को पकड़ा जाए और जिन जिन लोगों के अकाउंटों में पैसे गए हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो। दूसरा, इस गुरुकुल को देखिए, आरोप इस देश में किस पे नहीं लगे। आरोप तो हो हमारे यहाँ जिनको हम पूजते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, सब पे आरोप लगे हैं। तो खाली आरोप के बाद, जो दूसरा मेरा प्रयास है, खाली आरोप के बाद इस गुरुकुल को जबरन बंद करवा देना। इस देश में संविधान का राज है, इस देश में भारत में सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है, उसका भारत ही नहीं पूरी दुनिया में नाम है, और उसके साम्राज्य में एक गुरुकुल को एक तरीके से आतंकवादी की प्रवृत्ति के लोगों ने जबरन बंद करवाया। पुलिस प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन प्रशासन मजबूर हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ आपने जो पूछा ना, ये दौर ऐसा था, इतनी प्रताड़ना हमने सही है इस दौर में कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उनको लोग आके धमकियां देते थे कि हम जो है तलवार से गर्दन काट देंगे, गुरुकुल से बाहर कदम मत रख लेना, मेले में मत आ जाना। ये बाबा जयराम दास जी का जो मेला है, बाबा जयराम दास जी कुछ किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, बाबा जयराम दास जी समुचे विश्व के संत हैं, उसके ऊपर वो मालिकाना हक नहीं है किसी का कि उसके मेले में जाने के लिए हमें किसी से परमिशन लेनी होगी या मंदिर में जाने के लिए किसी से परमिशन की आवश्यकता है। उस मेले के दौरान भी बच्चों को आके लोगों ने धमकियां दी। तो ऐसे आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले कभी इस प्रकार से नियम कानूनों के विपरीत जाके कार्य नहीं करते। उन दोषियों को सजा दिलाना ये मेरा दूसरा दायित्व है। तीसरा दायित्व, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को एडिटिंग करके अपने अपने चैनलों पे अलग अलग तरीके से हमें हमारा दुष्प्रचार किया, उन लोगों को सजा दिलाना। और इन तीनों को सजा दिलाने के बाद चौथा नंबर है, जिस महिला ने, हालांकि उसमें वो महिला दोषी नहीं थी, एक पत्रकार था उसके साथ जिसने ये पूरा प्रकरण किया, उस पत्रकार और उस महिला के ऊपर केस बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन उस कार्य को करने से पहले एक मीटिंग हमारे पूरे भारत के कार्यकर्ताओं की इस गुरुकुल में होगी। मैं फिलहाल इस प्रयास में लगा हूं कि पूरे भारत के गुरुकुलों की एक यूनियन बनाई जाए ताकि दोबारा इतिहास में ऐसी घटना घटित ना हो। और हमारे राष्ट्र में जो समस्या है सबसे बड़ी,
वो सबसे बड़ी इस समय जाति पाति ये व्यवस्था और धर्म के नाम पे जो व्यवस्थाएं खड़ी होती जा रही हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से बाहर निकालना इस राष्ट्र को, ये मेरी प्राथमिकता है। आचार्य जी, जहां तक बात गुरुकुल को बंद करवाने की है, हमने सुना है कि आप यहाँ गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, यहाँ आपकी कोई कोई जगह नहीं है, एक पंचायती जमीन में रह करके ना आप ये गुरुकुल चला रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्वर्गीय विक्रम जी का। ये जो जमीन है, ये चाचा बृजपाल तंवर जी की दान दी हुई भूमि है, और ये वीके सामाजिक सेवा संगठन जो हमारे स्वर्गीय मित्र विनोद कुमार जी के नाम से ये ट्रस्ट है, उसके नाम इस संस्था के सारे जमीन के कागज हैं। और दोनों भाइयों की जमीन ये हमारे पास है और कानूनी रूप से हमारे पास है। आगे का जो छोटा सा पोर्शन है, हमारे गांव के एक व्यक्ति का कब्जा था पिछले 30 वर्षों से, क्योंकि वो गुरुकुल के सामने बच्चे घूमने फिरने जाते थे तो बड़ी समस्याएं होती थी, तो उनको लिखित रूप में पैसे दे के गुरुकुल ने वो जमीन खरीद दी है। तो मैं तो आपको ये कहता हूं कि देखिए, अगर हमारे पास अगर कोई जमीन पंचायत की है तो मैंने खुद ग्राम सरपंच को एक लेटर दिया है संस्था की तरफ से कि आप पूरे गांव की जमीन नपवा लो। गांव में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, सबके पास देखो किसके पास कितने कागज है, कितनी जमीन है, और अगर आपको उचित लगे, मुझे कोई वो आवश्यकता नहीं है इस बात की, लेकिन अगर गांव और वो जो लोग कह रहे हैं पंचायत की भूमि, उन सब लोगों को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वो चाहे तो पूरे गांव की जमीन नपवाएं, और अगर गुरुकुल के पास ऐसा है तो गुरुकुल तैयार है। लेकिन बचपन से एक ही सपन था कि गरीब के लिए लड़े, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़े। ऐसा कदापि नहीं होगा जब तक इस संसार में हम हैं कि एक गरीब व्यक्ति को तो आप जमीन से मुक्त कर दो, उसके लिए अलग कानून, और एक ताकतवर व्यक्ति के लिए अलग कानून, ये संभव नहीं है। आचार्य जी, जैसा कि ये जो प्रकरण हुआ पूरा, ये अच्छा था या बुरा था, वो तो आपका जो भविष्य है वो बताएगा। कि कई बार क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी बहुत अच्छा सा कमबैक करता है। उस दौरान आपके ऊपर बहुत सारी वीडियो जैसे कह रहे हैं यहाँ पे बनी थी। उस दौरान एक आपका जो 100 शादियां करने का जो आपका खुद का वीडियो वायरल भी हुआ था, उस के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि वो एडिटिंग था या रियल था, क्या था? देखिए, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि हमारे पूर्वज महाराष्ट्र से चलकर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए पानीपत के मैदान में, काले अम्बे में, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। उन्हीं पूर्वजों की संतान हम हैं, और इस समय इस राष्ट्र के अंदर ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं जो हमें घिन आती है कि हम उन पूर्वजों की संतान है, हमारे होते हुए ऐसे कानून इस राष्ट्र में हो। तो ये कार्यक्रम 14 जनवरी को काले अम्बे में प्रायोजित था, जिस कार्यक्रम में हमने क्या संकल्प लिया था कि हम 2 लाख शादियां करेंगे, 100 नहीं 2 लाख शादियां करेंगे। और वो शादियां हमने साफ साफ उस वीडियो में बोला है कि ये शादियां ठीक भगत सिंह के उस बम की तरह होंगी जो सोच समझ के वहां डाला गया है जहां पर लोग नहीं है। भगत सिंह का वो बम लोगों को मारने के लिए नहीं था, सोए हुए लोगों की चेतना को जागृत करने के लिए था, और अंग्रेजों को चेताने के लिए था कि तुम गलत कर रहे हो और हम में सामर्थ्य है हम सही करवाने का। तो हमारे देश में एक कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट। 1955 में एक कानून आजादी के बाद बना। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि किस आधार पर इस कानून को बना दिया गया। अगर हम हमारे पूर्वजों की बात करें तो महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज रहे हैं। महाराणा प्रताप की कितनी पत्नियां थी? वीर शिवाजी हमारे पूर्वज रहे हैं, बाजीराव पेशवा हमारे पूर्वज रहे हैं, अंबेडकर जी हमारे पूर्वज रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे पूर्वज रहे हैं। उनकी कितनी शादियां हुई थी? तो क्यों हिंदू मैरिज एक्ट में केवल हिंदुओं को, सिखों को और बौद्धों को और जैनों को बाध्य कर दिया सरकार ने, उस समय की सरकार ने, कि आपकी एक ही शादी होगी? लेकिन हमारे मुस्लिम भाई, हमें कोई मुसलमानों से वो नहीं है, लेकिन मैं आपको, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ईसाई भाई और यहूदी, उनको बोला कि आप अपने धर्म के अनुसार चलो, आपकी जितनी। ये कैसे संभव है? दूसरा, अगर इस राष्ट्र में जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में WHO भी कह रहा है भारत में हर घर में 2 कैंसर रोगी रहेंगे। सर, एक आप मेरे को रोकना चाहूंगा कि आप एक साइड में ये बात कह रहे हैं
कि जनसंख्या पर रोक लगानी है, दूसरी साइड आप ये कह रहे हैं कि हाँ, हिंदू को कम से कम 100 शादियां करनी चाहिए, तो ये क्या लॉजिक है? देखिए, आप इसको दृष्टिकोण को समझिए। मैंने कहा ना सांकेतिक। मैंने शादी का क्या कहा था कि जब तक या तो सरकार कॉमन मैरिज एक्ट पास करे या फिर हम भी नहीं मानेंगे। और शादी किन से? मैंने कहा था कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबसे शादी करेंगे। सांकेतिक शादी होगी। और शादी किन से करेंगे? ऐसे कैंसर रोगी जिनकी डॉक्टरों ने मात्र 6 महीने लाइफ बताई है, शरीर में जख्म हो रखे हैं, सड़े पड़े हैं, दर्द से तड़फ रहे हैं, और घर वाले ये कहते हैं किसी तरीके से भगवान इसके प्राण हर ले। उन लोगों से वहां पर सांकेतिक शादियां होनी थी। और वो सरकार को चेताने के लिए, सरकार को जागृत करने के लिए। और सरकार तो वर्तमान सरकार बहुत जागरूक है, लेकिन जनता मांग नहीं कर रही। इसके लिए दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसलिए हमने मांग करी थी कि अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो तेजी से कैंसर फैलेगा। तो उसमें हमारी मांग एक और भी थी कि वनस्पतियों के भी अधिकार हो। हमारे गांव के बस स्टैंड पे कम से कम 100 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ काट दिया गया। किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा। कितने सारे पेड़ काट दिए गए। सरकार पहले प्लानिंग तो करे। अब ये रोड बना है, फिर से पेड़ लगाएंगे, 20 साल में पेड़ बनेंगे, इतने दिन में जनसंख्या इतनी तेज हो जाएगी, फिर रोड को चौड़ा करो। तो सरकार कोई सिस्टम तो बनाए, एक ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून बने जिसमें मांसाहारी और शाकाहारी का संतुलन बने। तो मैंने उसमें यह भी साफ साफ कहा है कि भाई जैसे जिनके 6 भाई हैं, मान लो हम 6 भाई पहले से हैं, फिर आगे 3 पैदा करेंगे तो कितने हो गए? 18 हो गए। 6 18 हो गए। तो जो जैसे जैनों के किसी के एक ही बच्चे हैं, उनको तो 3 बच्चे पैदा करने का अधिकार हो, ताकि शाकाहारी लोगों की संख्या बढ़े। और जो मांसाहारी लोग हैं उनको 1 बच्चा पैदा करने की अनुमति हो। वनस्पतियों के लिए भी कानून हो, जीव हत्या के लिए भी कानून हो। आज सिर्फ अज्ञानता की वजह से हमारा जो हिमालय है उस पे दिव्य औषधियां हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण उसके ऊपर भी निरे जो है ना अवैध रूप से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। वो औषधियां किसी की जान बचा सकती हैं। उसी वीडियो के अंदर से ये खास करके ये सारा कार्य किया नाइस एक्सपर्ट्स जो हैं बने हुए हैं। उन हॉस्पिटलों के साथ मेरा बड़ा झगड़ा था। उन्होंने उसी वीडियो के अंदर से छोटी छोटी वीडियो को एडिट किया और उनमें टेपरिंग की हुई है, जिससे कि मूल धारा जो थी, जो बात हम कहना चाहते हैं, उसकी अवधारणा बदल दी गई। ये मूल बात थी। बिल्कुल, आचार्य जी का कहना है कि उसके दौरान जितनी भी जो वीडियो डाली गई थी वो सारी की सारी एडिटिंग थी। यही कहना है आपका? उनको एडिटिंग किया गया है, टेपरिंग भी की गई है उनमें। और अब आप देखोगे तो सब लोगों ने वो वीडियो डिलीट भी कर दी है, क्योंकि उनको पता है अभी कानूनी प्रक्रिया के दौरान आप सब नापे जाओगे, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने डिलीट कर दी। लेकिन मैंने सारी वीडियो सेव करके रखी है जिस जिसने डाली है। आचार्य जी, आप एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं जी। कैंसर के रोगियों को यहाँ पर मुफ्त के लगभग ही आप चिकित्सा दे रहे हैं। आप गरीब बच्चों को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी प्रकृति की रक्षा भी कर रहे हैं, गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी आप अपने गांव में कोई विशेष स्थान नहीं बना पा रहे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या सम्मानते हो आप? देखिए, अगर मूल बात करूं मैं, तो इसके पीछे एक तो मेरी गलती है और दूसरी इसी गांव की नहीं, पूरे भारत की जो जातीय व्यवस्था है, जो सबसे बड़ी समस्या है। गलती यह है कि आज से लगभग 13-14 वर्ष पहले जब हम इस सामाजिक कार्य में नहीं थे, उस समय आप परिचित हैं गांव के। हमारे गांव में हमारे जो सरपंच, पूर्व सरपंच थे, मलखान ताऊ जी हैं, बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। वो हमेशा से उन्हीं को वोट हम लोग देते रहे हैं। और एक बार क्या हुआ कि उन्होंने हमारे छोटे भाई को, उसके जो पुत्र ने, उसने कहा कि वो हम एक ही वार्ड में पढ़ते हैं, उनको बोला कि भाई तू इलेक्शन पंचिका भर दे, तेरे को अनपोज हम बनाएंगे। उसने फॉर्म भर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला भाई तू वापिस ले ले, मैं बनूंगा। तो मैं कभी राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। वो अड़ गया, छोटे वाला भाई अड़ गया। तो भाई तो देखो भाई होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने कहा चल भाई, अब नहीं मान रहा, बहुत प्रयास किया, इलेक्शन हुआ। मुझे दुख नहीं होता कि धर्म संगत अगर कोई किसी को परास्त कर दे, लेकिन उसको परास्त किया गया अनैतिक तरीके से। तो उस बात का जो है द्वेष, मैं भी मनुष्य हूं, मैं भी प्रकृति पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया, उस बात का द्वेष मेरे मन में था। तो मैंने एक संकल्प लिया कि भाई इनको अगले इलेक्शन में हम हराएंगे। एक नकारात्मक ऊर्जा मन में बैठी।
तो अगले इलेक्शन में जो है हमने पूरे इलेक्शन में खूब बिल्कुल अंतिम रात्रि तक उस इलेक्शन को वॉच किया, क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट था अर्जुन की तरह कि इनको हराना है। तो उनको हराने के सामर्थ्य में जो सरपंच थे, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं सुंदर सरपंच, उनको हमने खारिया के मंदिर पे रात्रि के 12 बजे उनको हमने कहा कि भैया आपको वोट देंगे। उसने मंदिर के ऊपर खड़े होकर मुझे ये कहा था कि दादा धर्म के काम में कभी अड़ंगा नहीं अड़ाऊंगा। मैंने कहा भाई हम आपका अंतिम समय तक साथ देंगे। बाबा की कृपा थी, वो जीते। उन्होंने बहुत साथ दिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने साथ नहीं दिया। वो ऐसे सरपंच है कि उन्होंने मुझे जो है ना खाली लेटर पैड पे भी स्टैंप लगा लगा के दी, और बहुत अच्छा कार्य भी हुआ। आपको पता होगा कि यहाँ 20-25 एकड़ में भारत का सबसे बड़ा जो मुगल गार्डन था उससे भी बड़ा एक भव्य गार्डन हमने तैयार किया, जिसमें